नमस्कार दर्शकों, जीके प्राइम में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, आज सरकार ने लोगों को नया तोहफा दिया है। अगर हम बात करेंगे स्वास्थ्य सेक्टर की, हेल्थ सेक्टर की, तो 100 बेडेड इमरजेंसी ब्लॉक जो है आज आवाम को समर्पित किया गया है। उपराज्यपाल मनोज कुमार सिन्हा ने इसका उद्घाटन किया, क्योंकि हम सब जानते हैं कि इमरजेंसी की क्षमता, और ये भी हम जानते हैं कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में लगातार दबाव बढ़ता जाता है, क्योंकि रेफरल केसेस ज़्यादा आते हैं, जिससे इमरजेंसी की जो क्षमता है वो वाकई में कम थी। और ये 2019 में इसका मसौदा तैयार किया गया था, और बड़ी अच्छी बात है कि जुलाई 2021 में ये मुकम्मल भी हो गया और समर्पित भी कर दिया। आज उपराज्यपाल मनोज कुमार सिन्हा ने इसको आवाम को समर्पित किया। किया जा रहा है, जिससे जम्मू के साथ प्रिंसिपल मैडम आपको बेड ऐड हो गया। हाँ। उससे सेवाएं, स्वास्थ्य सेवाएं और भी अच्छी ये हुई। कल अब कब से? बस आज शाम से शुरू हो गज़ल कोई जनवरी 2019 में अप्रूव हुआ और इसका काम शुरू हुआ, तो आज के दिन ये कंप्लीट हो गया है। इसमें 100 बेड्स के करीब हैं और इसको पूरी तरह से इक्विप किया गया है। जो भी मॉनिटर्स लगने हैं, कुछ वेंटिलेटर्स भी लगे हैं, बेड्स वगैरह जो कोई फैसिलिटीज़ लगनी थी वो लग गई हैं, और इसको कल से फंक्शनल किया जाएगा। तो ये एक हमारी इमरजेंसी को स्ट्रेंथन करने के लिए एक कदम उठाया गया था। मुझे लगता है कि नॉर्थ इंडिया में होगी। नॉर्थ इंडिया में अगर देखें तो वन ऑफ द बिगेस्ट इमरजेंसीज़ होगी, लेकिन इसकी ज़रूरत थी यहाँ। तो आपने देखा होगा कि इमरजेंसी में कितना रश रहता था, तो उसको कैटर करने के लिए ये इमरजेंसी ब्लॉक बनाया गया। टोटल अब 350 बेड, 347। ये काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। यहाँ पर पेशेंट्स का रश जो है, लोड है, वो काफ़ी रहता है। लोग आते रहते हैं, दिन रात आते रहते हैं, 24 घंटे आते रहते हैं। तो उनको एक फैसिलिटी यहाँ पर, कभी कभी जब बेड नहीं मिलता था इमरजेंसी में, तो वो पोजीशन जो है वो ख़त्म हो जाएगी। तो अब पहले वेंटिलेटर्स की दिक्कत होती थी, वेंटिलेटर्स की दिक्कत नहीं है, वेंटिलेटर्स भी काफ़ी हैं। बाकी जो भी इक्विपमेंट्स चाहिए पेशेंट केयर के लिए वो अवेलेबल हैं। तो वही एक कोशिश की गई है। दर्शकों, अगर पावर सेक्टर की बात करें तो पावर सेक्टर में भी बर्न में जो रिसीविंग स्टेशन था उसकी क्षमता को 160 मेगावाट से 220 तक कर दिया गया है। ऐसी बहुत सारी करीब 35 परियोजनाओं का आज उद्घाटन किया गया। ये अपने आप में आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। At a cost of rupees 0.82 crores. मुझे खुशी है कि हमारी तकनीकी टीम ने, पीटीजी के हमारे सभी साथियों ने, रोहित कंसल जी के नेतृत्व में, आरपी सिंह जी के मार्गदर्शन में इस काम को पूरा किया। लेकिन यात्रा बड़ी लंबी है और मुझे लगता है कि कुछ संकेत नेताजी ने किया है, रोहित कंसल जी ने भी बताया। इस पूरी व्यवस्था को हम कैसे ठीक करें? मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर के विकास में आपका योगदान सबसे बड़ा हो सकता है। आप सबके ध्यान में है कि न्यू इंडस्ट्रियल स्कीम अभी पिछले दिनों भारत सरकार ने, प्रधानमंत्री जी ने पूरी की। जब वो स्कीम आई थी तो हम सब लोग मोटे तौर पर ये मानते थे कि 25-30 हज़ार करोड़ रुपए का निवेश जम्मू कश्मीर में आएगा। जो लैंड बैंक हमारे पास था, हम सोच रहे थे कि इसमें काम हमारा चल जाएगा।
इन कोविड के बावजूद जिस तरह से इंडस्ट्री के लोगों ने उत्साह प्रदर्शित किया, जिस तरह का वातावरण, मेरी राय बदल गई। मुझे लगता है कि 50-60 हजार करोड़ का इन्वेस्टमेंट आएगा और जो हमारे पास लैंड बैंक है वो कम पड़ेगा। ऐसी परिस्थिति में मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था में आपका योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर आपने काम सुचारू रूप से जिस तरह से शुरू हुआ है, इसको आने वाले 1 साल 1.5 साल में पूरा किया, तो मैं मानता हूँ कि बहुत सारी चीजें यहाँ बदली जा सकती हैं, क्योंकि बिना बिजली के बहुत कुछ किया नहीं जा सकता। इसलिए जम्मू में गर्मी में तकलीफ न हो, पहले ही हम लोगों ने सचेत किया था। और मैं जगमोहन शर्मा का विशेष रूप से आभारी हूँ, जिन्होंने जो गैप्स थे वो मैं अगर थोड़ा समझ सका हूँ तो उसमें सबसे बड़ा योगदान जगमोहन शर्मा का, जिन्होंने मुझे समझाया, क्योंकि मैं कोई बिजली का इंजीनियर नहीं हूँ, मैं तकनीकी ज्ञान है। और हम सबने कोशिश की, सबने मिलकर के कोशिश की, इसको ठीक किया जाए। कुछ काम हो पाया, कुछ नहीं हो पाया, लेकिन मैं जम्मू के लोगों से क्षमा चाहता हूँ। मैं चाहता था कि बिजली की स्थिति काफी अच्छी हो। 15% बिजली ज्यादा देने के बावजूद जम्मू के लोगों को बड़ी तकलीफ हुई, और हम ये कोशिश करेंगे कि ये तकलीफ आगे न हो। और मैं आप सबसे विशेष रूप से ये दायित्व आपके कंधों पर है। दर्शकों, जब हम पावर सेक्टर की बात करते हैं, हम जनरेशन पर बड़ा जोर देते हैं, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर कहीं ना कहीं चरमराया हुआ है। हम इंडस वाटर ट्रीटी की बात करते हैं कि इंडस वाटर ट्रीटी के कारण जम्मू कश्मीर में जितनी पावर जनरेट होनी चाहिए उतनी पावर जनरेट नहीं हो पा रही है। लेकिन साथ साथ आपको ये भी बताते चलें कि अगर हम आपको भद्रवा की बात बताएं तो भद्रवा में कोई भी पोल नहीं लगा। कई जगहों पर ऐसे ही दरख्तों पर, पेड़ों पर इन तारों को बिछाया गया है, जो खतरे का, जोखिम भरा कारण हो सकता है। जब आप देखते हैं कि बारिश आती है, बारिश का पानी लगातार बहता है, तो ये कहीं ना कहीं ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, सो कॉल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर ध्वस्त हो जाता है। तो हमने आपको ये जो दृश्य दिखा रहे हैं, ये आप खुद ही देख सकते हैं कि एक तरफ हम बड़े बड़े दावे करते हैं कि हम क्षमता को लगातार बढ़ाएंगे, कैपेसिटी बढ़ाएंगे, पावर जनरेशन बढ़ाएंगे, और लेकिन साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि किस तरीके से दीवारों पर, या यूँ कहिए कि पेड़ों पर तारों को टांगा गया है, पेड़ों से तारें चलाई जा रही हैं, उससे बिजली जो है सप्लाई की जा रही है। असल में हमारा जो बिजली का प्रोग्राम था, बोलना हमने बिजली के बारे में, तो हमारे सर यहाँ ना तो पोल हैं और ट्रांसफार्मर जो हैं हमारे, उनको ना कोई लिंक्स हैं, ना वो लीडें हैं, वो ऐसे ही सर बिल्कुल बिछड़ी हुई हैं, टूटी हुई हैं। तो हम काफ़ी बार डोडा में गए, तो डोडा में वो बोलते हैं नहीं जी ये सब सामान अब दिल्ली से आएगा, यहाँ कोई भी सामान नहीं मिलेगा। तो सर हमारे पोलों की हालत देखिए आप, ऐसे पोल लगे हुए हैं, सब ही ऐसे ही हैं, कुछ पेड़ों पे हैं सर, तारें कुछ पेड़ों पे भी हैं। तो इससे ज़्यादा और क्या कह सकते हैं सर। जनाब, बिजली की ऐसे इस चेका गुड़ा का पंचायत में ऐसा खस्ता हालत है कि जो जहाँ भी देखो कि हर 10 कदम के 50 गज पे जो भी पोल लगा है वो लकड़ी का होगा। और जब हवा और तूफान आता है तो बिजली का खंभा, वो लकड़ी का तारें वगैरह सब नीचे ग्राउंड में होती हैं और उसका निशान नहीं रहता, और एक हफ्ते तक जो बिजली का है तो वो बिल्कुल गुल हो जाती है, जिसका नतीजा कि लोगों को काफ़ी परेशानी उठानी पड़ती है। हमारा आज का मुद्दा यह है, ये गुड़ाका पंचायत में काफ़ी टाइम से बिजली की दिक्कत आ रही है। यहाँ पे जो है ये लोहे के पोल नहीं लगे हुए हैं और काफ़ी ये डैमेज होता है। जब भी कोई बारिश वगैरह होती है, कोई हवाएं चलती हैं तो उस पर काफ़ी डैमेज होता है। लास्ट ईयर एक केस भी आया था, एक बच्चे को लगी थी बिजली की वजह से, करंट लगा था, उसको वो हैंडीकैप्ट हो गया था। उसके बाद भी किसी महकमे ने, कोई यहाँ पर प्रशासन ने कोई कुछ लिया नहीं है। तो हमारी गवर्नमेंट से यही अपील है कि हमारे यहाँ पे जो है बिजली के खंभे लगाए जाएं, इसको एक परमानेंट लाइन बनाया जाए, एक जनरल लाइन को जो ठीक किया जाए।
दर्शकों, अक्सर हम आए दिन देखते थे कि फीता काटने को लेकर के डीडीसी सदस्य हो, बीडीसी चेयरमैन हो, आए दिन फीता काटने को लेकर के तकरार होती थी। लेकिन आज ऐसा लग रहा है कि किसी हद तक तकरार पर विराम लग गया है। दिलचस्प बात है कि आज दोनों से ही उपराज्यपाल मनोज कुमार सिन्हा ने मुलाकात की है, चाहे जो बीडीसी के चेयरमैन हो, सदस्य हो, या फिर डीडीसी के चेयरमैन हो, वाइस चेयरमैन हो, सदस्य हो, उनसे मुलाकात की। और मुलाकात करने के बाद दोनों को अलग-अलग आश्वासन दिया। दोनों को यह आश्वासन दिया है कि अब ये तय कर दिया जाएगा कि किसका अंक किस पायदान पे किसको रखा जाएगा। उनका सबको बराबर की हिस्सेदारी दी जाएगी और पंचायतों को और मजबूत किया जाएगा। एसोसिएशन का कोई मसला थोड़ा अपना इश्यू है भैया। लोग बातें करते हैं, बातें करते हैं। महीनों से रस्साकशी चल रही थी बीडीसी और डीडीसी में। ये अब तो ये लेवल जो है ये क्रॉस कर चुका था। अब जो ये लड़ाई जो है सड़कों पे आप आए दिन देखते हैं, वो आज गवर्नर साहब को हमारा जो बीडीसी का डेपुटेशन मिला है, उन्होंने बिल्कुल क्लियर कट शब्दों में इंस्ट्रक्शन जो है डायरेक्शंस ऑल डीसीज को दे दी है कि कोई भी जो डीडीसी मेंबर हैं वो अपने आप को बीडीसी चेयरमैन के बराबर ना समझें, क्योंकि बीडीसी चेयरमैन जो है हर बात जो है वो लिखित में नहीं होती। ये कुछ बातें समझनी होती हैं, वो जो डीडीसी जो मेंबर हैं काउंसिलर को समझ जानी चाहिए। जो पीछे जो रस्साकशी चल रही थी उसका निवारण मुझे लगता है आज की जो हमारी जो मुलाकात हुई है उसके बाद बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए ऑल डीसीज को कि जो हर किसी डेवलपमेंटल एक्टिविटी में या बाकी जितनी भी एक्टिविटीज हैं ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल की चेयरमैन के लिहाजे से जो करते हैं, बाद डीडीसी जो है आके खाब जो है वो उंगल देते हैं, वो जो है आय के बाद जो है वो नहीं होगा। वो पूरी गवर्नर साहब कुछ रोज पहले कटरा में ही ऐसा दृश्य सामने आया था। पहले हम अपने दर्शकों को वो दृश्य दिखाते हैं कि कैसे डीडीसी सदस्य और बीडीसी के चेयरमैन को फीता काटने को लेकर के तू मैं हो गई। काम करा उसे बेइज्जती करा लोगों की मत कर दीजिए। बेइज्जती की गल होई है लास्ट से। चलो भाई बस काम करो। सुनो ना एक मिनट मेरी सर एक मिनट पंच तो नहीं काटने पंच आओ हम पुजारी को सारे हां बैठ रहे पुजारी रिबन तो कटाने आओ ना मारे आओ जी पुजारी जल्दी करो जय माता दी नहीं करना रिबन कटना नहीं है तमाशा बना रहा यार छोड़ो पर रहने दे। दर्शकों, रियासी के डीडीसी चेयरमैन सराफ सिंह नाग से भी हमने बातचीत की और उनका भी ये कहना है कि उनसे विश्वास से मुलाकात हुई है और मुलाकात के दौरान जो वादे उपराज्यपाल ने किया है उन वादों पर अमल होगा ऐसा नजर आ रहा है। और खुद उन्होंने कहा कि वाकई में उपराज्यपाल मनोज कुमार सिन्हा चाहते हैं कि किसी न किसी तरीके से पंचायतों को ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत बनाया जाए। धन्यवाद जी। आज हमारे डीडीसी चेयरपर्सन जम्मू के भारत भूषण जी, सांबा से हमारे केशव दत्त शर्मा जी और वहीं से सुभाष भगत जी जो हमारे डीडीसी मेंबर हैं, हमारे उधमपुर से वाइस चेयरपर्सन जूही मनहास जी, डूडा से कौशल कोतवाल जी जो हमारे डीडीसी के चेयरपर्सन हैं वहाँ से, और मैं भी साथ इस शिष्टमंडल के हमने आज मुलाकात करी है एलजी महोदय जम्मू राजभवन में। और हमारी जो देखिए हमारा जो नया ये एक डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स के हवाले से जो 3 टीयर्स का गठन हुआ है, उसके बाद जो हमारे जितने भी इश्यूज़ थे बहुत हद तक, एक तो मैं ये बात आज यहाँ पे स्पष्ट करूँ कि बहुत हद तक हमारी स्ट्रेंथनिंग जो है पीआरआईज़ की वो हो चुकी है
एक तो हमने उनका शुक्रिया भी अदा किया ऑनरेबल एलजी और उनके एडमिनिस्ट्रेशन का, और कुछ जो हमारे बहुत सारे मसले अभी पेंडिंग भी हैं तो उनके बारे में उनको अवगत करवाया। और मुझे बड़ी खुशी हुई, ये कहते हुए मुझे खुशी हो रही है कि उन्होंने कहा कि हर महीने वो हमारे साथ फर्स्ट, सेकंड और थर्ड टीयर, हमारे तीनों टीयर के साथ मुलाकात करने वाले हैं, मीटिंग करने वाले हैं, और जितने भी जो इश्यूज़ हैं वो वहाँ पे हम उभार सकते हैं और उनका वहाँ पे निवारण होगा। एक तो ये हमें वहाँ से आश्वासन मिला है, और दूसरा हमारा जो अपने अपने डिस्ट्रिक्ट के जो स्पेसिफिक इश्यूज़ थे, जैसे रियासी से हमारे अपने इश्यूज़ थे और बाकी डिस्ट्रिक्ट्स के जैसे अपने अपने इश्यूज़ जो थे वो उनके समक्ष रखे हैं। दर्शकों, हमने डीडीसी चेयरमैन केशव दत्त शर्मा से बातचीत की जो सांबा से ताल्लुक़ रखते हैं। आइए देखते हैं उनका क्या कहना है। दर्शकों, आए दिन हम सुनते हैं कि डीडीसी के सदस्य और बीडीसी के चेयरमैन के बीच में आए दिन तनाव की स्थितियां बनी रहती हैं, और ये तनाव अब राजभवन भी पहुंच गया। आज बीडीसी के चेयरमैन ने भी मुलाकात की और डीडीसी के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन से भी मुलाकात की। अपने अपने सुझाव और अपनी अपनी दिक्कतें उन्होंने रखी हैं। इस वक्त हमारे साथ सांबा के डीडीसी चेयरमैन मौजूद हैं। उनसे हम जानना चाहेंगे कि किस तरीके से, कैसे आप हम सुनाइए कि क्या आपकी बात हुई है आज एलजी के साथ। आज हमारी एलजी के साथ बहुत ही अच्छे माहौल में और बहुत ही बढ़िया वातावरण में बात हुई, और हमें उनसे बहुत अच्छे तरीके से बात करने का समय भी मिला, और हमने उनको अपनी जो क्षेत्र में काम करने में आ रही दिक्कतें हैं उनके बारे में एक मेमोरेंडम भी सौंपा। और उसमें हमने लिखा था कि एक तो जो हमारे फंड्स हैं, हमारे डीडीसी या बीडीसी के पीआरआईज़ के फंड्स हैं, उनमें जो हमारा प्रोपोर्शनल हिस्सा बनता है, जैसे पीआरआईज़ का 50%, बीडीसी का 30% और डीडीसी का इन द होल प्लान 20% ऐसे होना चाहिए। और हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो जिस तरह से हमारे साथ मिलके काम कर रही है, और एडमिनिस्ट्रेशन कहीं काम करने के लिए कहीं वो आगे पीछे जाते हैं तो हमें पता होना चाहिए। और गवर्नर साहब ने पूरे तौर पे कहा कि मैंने पहले ही आदेश दे दिया है, और सभी जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं उनको कहीं भी कोई कार्यक्रम में जाना होगा तो आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा। और दूसरी उन्होंने एक बहुत बड़ी बात जो आज कही कि मैं हर महीने जो हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव लोग हैं, जो लोकल लेवल पे जीते हुए आए लोग हैं, इनसे हर महीने में आपस खुद बैठकर इनसे बातचीत करूंगा, और जो अब भी मसले होंगे या जो भी इसमें बढ़ाने का घटाने का करना होगा वो करेंगे। ये सवाल ये उठता है कि आए दिन हम देखते हैं कि उद्घाटन के समय बीडीसी और डीडीसी के बीच में कन्फ्लिक्ट बना रहता है। क्या इसके लिए कुछ ब्यूरोक्रेट जिम्मेदार हैं, या फिर वाकई में ऐसा कोई लूप होल है, कोई फलाह है जिसके चलते ऐसी स्थितियां बनती हैं? मैं जेके चैनल के माध्यम से ये बात बता दूं, आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया कि बीडीसी और हमारे डीडीसी के जो काउंसलर हैं, कहीं भी सेरेमोनियल फंक्शन में कहीं उद्घाटन को लेकर इनमें कन्फ्लिक्ट्स पैदा होते हैं, और वो यही कारण है कि जे बोथ आर ऑन द सेम पेज, 28th कॉलम, दोनों ही एक जगह में है। और जब ये दोनों इकट्ठे होते हैं तो सेरेमोनियल फंक्शंस में ऐसा होता है, वो कहता है कि मुझे इसका करना है और वो कहता है मुझे करना है। और यही हमने अपने जो आज मेमोरेंडम सौंपा है उसमें भी लिखा है कि ये जो पावर्स है इनका रेक्टिफाई किया जाए इनका, कि कौन किस कॉलम पे आता है, किसी को कॉलम में आगे पीछे किया जाए, जहाँ इनका कोई स्पेशल नोट लिखा जाए कि इनका कहाँ आता है। क्योंकि आए दिन हमारी 3 टायर सिस्टम है और एक परिवार की तरह 3 टायर सिस्टम में हमने काम करना है। तो आए दिन अगर हमारी ऐसी चलती रहेगी तो इससे हमारा टायर है जो एक ना एक टायर बरस्ट रहेगा, पंचर रहेगा, और इससे हम ठीक से 3 टायर सिस्टम को चला नहीं पाएंगे। और इसका जो है उसका आने वाले दिनों में इलेक्शन की भी बात की जा रही है, जब एमएलएस भी आ जाएंगे दिक्कतें और नहीं बढ़ जाएंगी? नहीं, एमएलए और ये लोकल लेवल पे गवर्नमेंट है, और एमएलए का काम असेंबली में कानून बनाना है, वो वहाँ पे कानून भी बनाएंगे, और जिस लेवल पे जो उनकी जो रिस्ट्रिक्शन में आता होगा
जो उनके पावर्स में फंक्शंस में आता होगा वो करेंगे, और जो लोकल लेवल पे जहाँ बीडीसी डीडीसी जहाँ पीआरआईज के उसमें आता होगा उनका वो करेंगे। ऐसे कोई आने वाले दिनों में ऐसा कोई कन्फ्लिक्ट पैदा होने की गुंजाइश नहीं है, ऐसा नहीं होगा। सिक्योरिटी एक थ्रेट है, जैसे आप जानते हैं आए दिन ड्रोन्स भी आ रहे हैं और रूट जो है सांबा का इन्फिल्ट्रेशन रूट भी रहा है, और बाकी भी कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ ऐसे मिलिटेंट आउटफिट्स हैं जो नहीं चाहती हैं डेमोक्रेसी प्रिवेल करे, वो चाहते हैं कि टारगेट बनाया जाए। क्या ये इशू भी आपने टेकअप किया? बिल्कुल, हमने माननीय गवर्नर साहब से कहा कि हमारे जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं इनको भी, और ख़ास करके सांबा डिस्ट्रिक्ट में इन्फ्लेशन का पहले भी रहा है, और जहां 2-4 वारदात भी हुए हैं, जैसे सांबा में मिलिटेंट घुसे थे और उन्होंने बहुत सारे लोगों को, एक घर के 2 दंपति को मार दिया था। ऐसा सांबा में आए दिन होता रहता है, और कहीं ना कहीं हमारे चीला डंगा जहाँ इस एरिया में जहाँ फिर जो पुलिस पोस्ट पर एक अटैक हुआ था, तो हमने कहा कि सिक्योरिटी के लिहाज से हमारे जो जीते हुए लोग हैं इन पे, और जैसे मिलिटेंट्स जहाँ बाकी लोग चाहते हैं कि जहाँ पे डेमोक्रेटिक सिस्टम बहाल ना हो, उन लोगों को देखते हुए सिक्योरिटी ज़रूरी है, और ख़ास करके हमारे जो जीते हुए जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं इनको सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। और इनको सिक्योरिटी मिलेगी तो सिक्योरिटी को लेकर कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे? बहुत सारे हमारे ऐसे जीते हुए लोग हैं जिनके पास गाड़ियाँ ही नहीं हैं, तो उनको गाड़ियाँ और सिक्योरिटी मुहैया करवाई जाए, इस पर भी हमारी बात हुई। और जो मेमोरेंडम सौंपा उसमें भी हमने इस पॉइंट को बड़े तरीके से हाईलाइट किया है। एक ऑफिस और निजी स्टाफ ये बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि आपकी पब्लिक डिंगली रहती है, आपके ऑफिस में फुटफॉल बड़ा ज़्यादा रहता है, हर एक व्यक्ति को उम्मीद रहती है कि डीडीसी चेयरमैन जो है, वाइस चेयरमैन जो है हमारा काम करेंगे, हमारी फरियाद सुनेंगे। क्या इस बाबत भी आपकी बातचीत हुई? हाँ, हमने स्पष्ट कहा कि जब जो इलेक्शंस हो रहे थे तो लोगों की एक्सपेक्टेशंस हमारी सरकार ने, जहाँ जिस सिस्टम में जो इलेक्शन हो रहे थे लोगों ने बहुत इसकी एक्सपेक्टेशन लोगों में बढ़ाई थी, सरकार ने भी और इलेक्शन के सिस्टम ने भी। तो अब लोगों की बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस इस बॉडी पे हैं, इन लोगों पे हैं, तो इसीलिए इनको एक काम करने के लिए अच्छा वातावरण दिया जाए, और इनको पर्सनल तौर पर जो पर्सनल सेक्रेटरी हैं, पर्सनल पीए दिए जाएं, ताकि ये तरीके से और स्टाफ दिया जाए, और एक अच्छा ऑफिस जिसका हो रहा है कहीं कुछ हमारे जो हैं डीडीसीज चेयरपर्सन या वाइस चेयरपर्सन उनको ऑफिस दिए भी गए हैं, वो अभी टेम्परेरी अरेंजमेंट है, आने वाले दिनों में वो अपनी बिल्डिंग्स भी बनेगी, अपने ऑफिस भी बनेंगे, ऐसा हमारे बजट में भी प्रावधान था। और जो स्टाफ है, स्टाफ तो होगा ही तभी काम कर पाएंगे, और लोगों की जो एक्सपेक्टेशन है उन पे अगर खरा उतरना है इन लोगों को, और सरकार ने वाकई ये जो 3 टायर सिस्टम बनाया है जो कभी जम्मू कश्मीर में हुआ ही नहीं था। जम्मू कश्मीर में जैसे आप खुद जानते हैं कि 23 साल तक पंचायतों के इलेक्शन ही नहीं करवाए गए, और जब इलेक्शन करवाए भी गए तो एक ही टायर, वो भी टायर कंप्लीट नहीं, बहुत थोड़े लोग चुन के आए, और वो भी फिर 10-12 साल तक फिर दोबारा कोई इलेक्शन नहीं हुए। हम धन्यवाद देना चाहेंगे सरकार को और एलजी साहब को, जिन्होंने जहां पंचायती राज सिस्टम बहाल किया, 3 टायर सिस्टम कंप्लीट ही नहीं किया, जिस 73rd और 74th अमेंडमेंट के लिए हम हमेशा कहते रहते थे, उसको भी कंप्लीट। अब सबसे इम्पोर्टेंट इशू ये है कि डीडीसी और बीडीसी दोनों में समन्वय और तालमेल बने, क्योंकि कोई अफसर आपके बीच में ट्रस्ट डिफिसिट पैदा ना कर पाए, इसके लिए क्या करने की ज़रूरत है? वो जैसे मैंने पहले ही कहा कि डीडीसी और बीडीसी के बीच कोई कन्फ्लिक्ट पैदा ना हो, उसके लिए इनकी जो पावर्स है जो सेम पेज पे हैं, जहाँ सेम कॉलम में है, उनमें कुछ करना पड़ेगा, अदरवाइज़ कन्फ्लिक्ट बरकरार रहेगा, इनका बीच बीच में होता ही रहेगा। और हम चाहते हैं कि इनका सरकार अपने तौर पर, पूरे तौर पर इनका जो पावर्स हैं, जहाँ फिर फंक्शनिंग है, उसका बाइफिकेट करें। इसमें एक्ट में तरमीम करनी पड़ेगी या एक वर्बल कोई ऑर्डर ही निकाला जा सकता है? चाहिए तो इसमें एक्ट में ही तरमीम हो, क्योंकि ये जो 3 टायर सिस्टम है, फर्स्ट पीआरआईज है, सेकंड बीडीसी है,
और थर्ड डीडीसी है। डीडीसी के चुने हुए लोग नेचुरली डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करेंगे और डिस्ट्रिक्ट के सिस्टम में चलेंगे, और बीडीसी है जो एक ब्लॉक पे काम करेगा। मैं नहीं कहता कि वो कमज़ोर कड़ी हमारी हो, क्योंकि हमारा एक परिवार है, कमज़ोर नहीं होना चाहिए, और बीडीसी को भी प्रॉपर उसके अधिकार मिलने चाहिए। लेकिन इन दोनों के जो सेम है उसमें थोड़ा कोई बिल्कुल वो ऐसे चलता ही रहेगा। इसको निपटाने के लिए कुछ ना कुछ तो तरमीम करनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ इसमें अमेंडमेंट लानी पड़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद। दर्शकों, एक लंबे अंतराल के बाद, या फिर यूँ कहा जाए कि परिसमन आयोग की कमेटी की मीटिंग के बाद, आज एक मरतबा फिर कांग्रेस के सीनियर नेता जम्मू कश्मीर के दौरे पर पहुंचे हैं। रजनी पाटिल जो जम्मू कश्मीर मामलों की प्रभारी हैं, और उनके साथ रागिनी नायक जो AICC की प्रवक्ता हैं, वो जम्मू पहुंची। ये 5 दिन के टूर पर हैं। रजनी पाटिल 5 दिन के टूर पर हैं, और जो प्रवक्ता हैं रागिनी नायक वो वापस चले जाएंगे, कल वापस चले जाएंगे। लेकिन उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान स्पष्ट कर दिया कि किस तरीके से लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है। लगातार महंगाई बढ़ने के लिए उन्होंने सीधे तौर पर बीजेपी की नीतियों को, केंद्र सरकार की नीतियों को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है, महंगाई का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। जो UPA 2 की गवर्नमेंट के दौरान अंकुश था, नियंत्रित था, लेकिन आज वो बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल होता जा रहा है। उन्होंने कहा कि कैसे सबका साथ सबका विकास होगा, कैसे अच्छे दिन आएंगे। उन्होंने तंज कसा कि मोदी सरकार के कार्यकाल में इस तरह के वादे किए जाते थे कि कहीं ना कहीं अच्छे दिन आएंगे, या फिर मोदी है तो मुमकिन है। आज ये नारे दिए जा रहे हैं, स्लोगन दिए जा रहे हैं, मोदी है तो महंगाई है। UPA सरकार के कार्यकाल के दौरान 27 करोड़ लोगों को हम गरीबी रेखा से ऊपर लेकर आए, और मोदी राज में 23 करोड़ लोग वापस गरीबी रेखा के नीचे चले गए। वो कहते थे मोदी जी 2 करोड़ नौकरी सालाना देंगे। कहाँ तो तय था चरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। तो 2 करोड़ नौकरी सालाना देंगे, और पिछले साल केवल 2 महीने में 2 करोड़ नौकरियां चली गई। यानी अप्रैल और मई 2020 में देश में 2 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए। 97% लोग हमारे देश के ऐसे हैं जिनके पिछली 1.5 साल में आय कम हुई है, आमदनी कम हुई है, जेब में पैसा कम आया है। इसी के साथ साथ प्रोविडेंट फंड का 1,25,000 करोड़ रुपया लोग निकलवा चुके हैं। प्रोविडेंट फंड यानी कि आदमी सोचता है कि बेटी की शादी होगी तब उस पैसे का इस्तेमाल किया जाएगा, ये भी सोचता है कि मकान बनाएंगे तब इस्तेमाल करेंगे, या रिटायरमेंट के बाद अपनी सुरक्षा के लिए, वो सारा पैसा निकाला जा चुका है। 2014 में जब हमारी सरकार थी, कांग्रेस की UPA की सरकार थी, तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रति बैरल $108 का दाम था। तब 71 रुपये का पेट्रोल था, 57 रुपये का डीजल था। 108 रुपये प्रति बैरल $। आज औसतन 45 से 50 USD पर बैरल का रेट चल रहा है, और हम 100 रुपया दे रहे हैं। यानी कि जब दुगना दाम था तब हम 71 रुपये दे रहे थे, अब आधा दाम हो गया है तब हम 100 रुपये दे रहे हैं। तो ये इस बीच की जो मुनाफाखोरी है, मैं समझती हूँ एक बहुत ही निर्दयी सरकार, एक बहुत ही निष्ठुर सरकार, और एक ऐसी सरकार जो अपने देश के लोगों के प्रति कोई संवेदना नहीं रखती है। वो ऐसे आपदा में अवसर खोजने का काम कर सकती है, और वो इस तरीके की मुनाफाखोरी का काम कर सकती है। 2014 में जब हमारी सरकार थी, कांग्रेस की UPA की सरकार थी, तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रति बैरल $108 का दाम था। तब 71 रुपये का पेट्रोल था, 57 रुपये का डीजल था। 108 रुपये प्रति बैरल $। आज औसतन 45 से 50 USD पर बैरल का रेट चल रहा है, और हम 100 रुपया दे रहे हैं। यानी कि जब दुगना दाम था तब हम 71 रुपये दे रहे थे, अब आधा दाम हो गया है तब हम 100 रुपये दे रहे हैं। तो ये इस बीच की जो मुनाफाखोरी है, मैं समझती हूँ एक बहुत ही निर्दयी सरकार, एक बहुत ही निष्ठुर सरकार, और एक ऐसी सरकार जो अपने देश के लोगों के प्रति कोई संवेदना नहीं रखती है। वो ऐसे आपदा में अवसर खोजने का काम कर सकती है, और वो इस तरीके की मुनाफाखोरी का काम कर सकती है। जनता ने मन बना लिया है,
वो इंतज़ार में बैठी है कि कब दोबारा वोट देने का समय आएगा। क्योंकि जैसा मैंने कहा कि एक तरफ कोरोना की मार, दूसरी तरफ अर्थव्यवस्था का बंटाधार, तीसरी तरफ नौजवान बेरोजगार, तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो पिछले 1-1.5 साल में इन सारी गड़बड़ झाला नीतियों से प्रभावित नहीं हुआ है। तो दर्शकों, बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत।